हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त लेकर हाजिर हुआ हूं 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर शो में हम लोग लगभग 12 क्वेश्चंस देखेंगे और प्लस टॉप न्यूज ऑफ द डे देखेंगे। तो टॉप न्यूज ऑफ द डे से मेरा मतलब है कि वन लाइनर्स देखेंगे जिनके लिए स्पेशल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदेमंद साबित होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा करंट अफेयर शो है, ये सभी एग्जाम्स, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर चाहे आपका रेलवेज का हो, ये किसी भी एग्जाम में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। तो इसे देखना अंत तक बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हम जो आपको करंट अफेयर प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसमें हम लोग जो है करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड प्लस जीके दोनों देते हैं, जिससे कि आपकी समझ करंट अफेयर्स की काफी इनहांस होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और स्टडी ग्रुप जिसमें भी हैं आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। और इसके अलावा जो है बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन बराबर आप लोगों को डेली मिलता रहे। प्लस आप लोग जो है मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से है। वहां पे हम लोग जो है टॉप 10 न्यूज ऑफ द डे देते हैं, जो कि जनरली इमेजेस के फॉर्म में होता है। प्लस जो है, क्या आपको पता है, सीरीज हमने चलाई है जिसमें हम लोग यूनिक इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि शायद कोई नहीं देता होगा। तो आप बिल्कुल भी उनको फॉलो करना मत भूलिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो की। किससे? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे से। तो पहला न्यूज है, इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 9.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू लॉकडाउन्स। ये किसकी है? तो इकरा की ये रिपोर्ट है। इकरा ने कहा है कि भारत की जीडीपी कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? तो 9.5%। और अर्लियर एस्टिमेट क्या था? 5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये अर्लियर एस्टिमेट था। ठीक है, लेकिन अब क्या आया है? कितना? तो 9.5%। सेकेंड न्यूज है, इंडिया टू स्टैब्लिश एयर बबल्स विथ फ्रांस एंड द यूएस। तो इंडिया जो है एयर ट्रैवल जो है बबल्स स्थापित करेगा, किसके किसके साथ? तो आपका फ्रांस और यूएस के साथ। हमारा अगला न्यूज है, ओ सजीता बिकम्स केरला फर्स्ट वुमेन एक्साइज इंस्पेक्टर। तो केरला की पहली वुमेन एक्साइज इंस्पेक्टर कौन बन गई है? तो वो है आपकी ओ सजीता। फिर है, विजुअली इंपेयर्ड आईएएस ऑफिसर राजेश सिंह बिकम्स झारखंड बोकारो डीएम। तो यहां देखिए, ये रही आपकी ओ सजीता और ये रहे आपके राजेश सिंह। तो राजेश सिंह जो है ये पहले बोकारो के डीएम है, जो कि मतलब कि जो कि नेत्रहीन है, और ये आईएएस ऑफिसर हैं और ये डीएम बने हैं। इनको कल झारखंड गवर्नमेंट यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अपॉइंट किया। और मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये पूरे देश भर में दूसरे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनको ऐसे पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। कितने? तो दूसरे। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारा, उबर अपॉइंट्स प्रभजीत सिंह एज इंडिया एंड साउथ एशिया प्रेसिडेंट। सो उबर आपका जो कि आपका कैब सर्विस है, तो इसने प्रभजीत सिंह को इंडिया और साउथ एशिया प्रेसिडेंट का जो है क्या नियुक्त किया है? प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो ये रहे आपके प्रभजीत सिंह। ठीक है, अगला, वर्जिन गैलेक्टिक अपॉइंट्स एक्स डिज्नी एग्जीक्यूटिव माइकल कॉलगलाइजर एज सीईओ। सो वर्जिन गैलेक्टिक के सीईओ कौन बन गए हैं? तो माइकल कॉलगलाइजर ये सीईओ बने हैं। और वर्जिन गैलेक्टिक किसकी है? तो ये रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है। क्या नाम है इनके फाउंडर का? रिचर्ड ब्रांसन। अब अगला है, कर्नाटका टू गिव ₹5,000 टू कोविड-19 सर्वाइवर्स हु डोनेट प्लाज्मा। तो जो भी कोविड-19 से ठीक हो जा रहा है और जो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है उसको कर्नाटका की सरकार 5,000 रुपए देगी। तो ये कौन दे रहा है? कर्नाटका। अगला है, ओडिशा फोर्थ स्टेट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। सो कौन है? चौथा स्टेट बन गया है प्लाज्मा बैंक स्थापित करने के लिए, तो आपका ओडिशा। तो पहले तीन कौन है? तो दिल्ली है, फिर वेस्ट बंगाल है और तीसरा आपका महाराष्ट्र, और चौथा हो गया ओडिशा। ठीक है, चलिए अगला न्यूज, अजय कुमार भल्ला कमेटी सेटअप टू रिव्यू कर्व्स ऑन 4G इंटरनेट कनेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अजय कुमार भल्ला जो है ये होम सेक्रेटरी हैं, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो कि 4G इंटरनेट कनेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में देखेगी, जो कि पिछले साल 5 अगस्त जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब जो है तब से लेकर अब तक वहां पे इंटरनेट भी सस्पेंड हुआ था। तो उसके लिए जो है कमेटी बनानी थी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर। तो ये कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? अजय कुमार भल्ला। ठीक है,
चलिए अगला है, यूएन डेजिग्नेट्स पाकिस्तान तालिबान लीडर नूर महसूद एज ग्लोबल टेररिस्ट। सो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो है तालिबान की एजेंसी, तो उसको जो है यूनाइटेड नेशन ने क्या घोषित किया, उसके हेड को नूर महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। अगला है, इंडियन ओरिजिन समीर शाह एंड अजय कक्कड़ पार्ट ऑफ ब्रिटेन्स 10 मेंबर न्यू रेस कमीशन अनाउंस्ड इन वेक ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन जो है ये हर एक पूरे विश्व भर में चल रहा है, और ये इंसिडेंट यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड इंसिडेंट के बाद आया ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की सरकार यानी कि बोरिस जॉनसन की सरकार ने 10 सदस्यीय जो है न्यू रेस कमीशन बनाया है, जिसमें इंडियन ओरिजिन के समीर शाह और अजय कक्कड़ शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला है, उत्तराखंड सेंट्स आस्क स्टेट गवर्नमेंट टू टेक बैक द ऑर्डर डिक्लेयरिंग हर की पौर एज स्केप चैनल ऑफ गंगा। तो ये स्केप चैनल का मतलब क्या होता है? तो ये उत्तराखंड सेंट्स जो हैं इन्होंने क्या कहा है कि जो हरीश रावत की सरकार जिन्होंने 2016 में हर की पौर को स्केप चैनल डिक्लेयर किया था, तो अभी जो बीजेपी की सरकार है जिसके अध्यक्ष कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री है, कहा है ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है इसको स्केप चैनल जो डिक्लेयर किया गया है इस डिसीजन को वापस ले। अब स्केप चैनल का मतलब क्या है कि अगर हर की पौर जो है स्केप चैनल घोषित होती है तो एनजीटी के अंतर्गत क्या होगा कि गंगा के 100 मीटर के दायरे में जो है आप मतलब कोई भी आदमी दुकान लगा सकेगा। लेकिन अगर एस्केप चैनल घोषित नहीं होता है तो यह गंगा की प्रमुख कैनाल मानी जाएगी, और एनजीटी के हिसाब से गंगा के 100 मीटर के दायरे में यानी कि गंगा के किनारे 100 मीटर तक कोई भी अपनी दुकान नहीं लगा सकता है। तो ऐसा किसने मांग किया है? तो उत्तराखंड के सेंट्स ने मांग किया है कि एस्केप चैनल का जो दर्जा है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि यह जो है गंगा की मुख्य कैनाल है और उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब अगला है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू मेक न्यू अपॉइंटमेंट्स इन एएफटी इन 1 मंथ। सो जो है आपका आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो कि 2007 के एक्ट के तहत आया था, और जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जिसके पहले अध्यक्ष थे ए.के. माथुर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर को कि जुलाई 22 और 23 को काफी लोग जो है इसके मेंबर रिटायर हो रहे हैं, तो आपने उसके संबंध में क्या किया है? तो 1 महीने के अंदर जो है आप न्यू अपॉइंटमेंट्स आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के लिए कीजिए। तो ये जो है ये मिलिट्री से रिलेटेड सारे केसेस देखती है। ओके, तो ये थे हमारे आज के टॉप न्यूज ऑफ द डे। और अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये प्रस्तुति टॉप न्यूज ऑफ द डे कैसी लग रही है ये जरूर से जरूर हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ दोस्तों ने कहा कि सर आप जो है डिजिटल पेन इस्तेमाल करिए, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं जो है लगभग एक हफ्ते के बाद जो है मैंने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और 1 हफ्ते के बाद से मैं डिजिटल पेन भी यूज करने लगूंगा, जिससे कि आप लोगों को और भी समझ आने लगेगा जो मैं यहां पे कह रहा हूं। ओके, चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि विच स्टार्टअप हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट मेडिकैब फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो किस स्टार्टअप ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकैब विकसित किया है? तो किसने किया है? तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन ए, यानी कि मॉड्यूलस हाउसिंग ने। किसने? तो मॉड्यूलस हाउसिंग के ने किया है, और ये आईआईटी मद्रास द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। सो आईआईटी मद्रास ने इसमें फंडिंग की है। आईआईटी मद्रास में ये जो है जो इंक्यूबेशन सेल है वहां पे ये स्टार्टअप खोला गया है आईआईटी एलुमनाई द्वारा। ठीक है, और ये मॉड्यूलस हाउसिंग ने क्या डेवलप किया है? तो मेडिकैब। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी आईआईटी इंक्यूबेशन सेल के अंतर्गत स्टार्ट किए हुए क्या हैं? ये स्टार्टअप हैं। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टअप है जो देखने लायक है वो है आपका एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक ऐसी स्टार्टअप है जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि जो स्कूटर है वो बनाया था, ईवी स्कूटर बनाया था, जिसका नाम क्या है? एथर। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, और आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन सेल से पैदा हुआ एक स्टार्टअप है और बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप है। अब चलिए बात उठती है मेडिकैब की, तो मेडिकैब के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो मेडिकैब जो है ये आईआईटी मद्रास द्वारा एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है जिसका नाम है मॉड्यूलस हाउसिंग। इसने इसको डेवलप किया है, और ये जो है कहीं भी 2 घंटे के अंदर 4 आदमियों द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें 15 बेड हैं, वाटर है, फायर है और
टर्माइट रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें दीमक नहीं लगेगा। और ये जो है आपका इसमें इनबिल्ट बाथरूम है, इलेक्ट्रिकल्स है, एग्जॉस्ट है और इंडस्ट्रियल डोम भी है, एयर कंडीशनिंग है, फैंस है, लाइटनिंग है, यानी कि सारी सुविधा इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और इसके अलावा जो है ये जो है एक ट्रक में लगभग 6 ऐसे यूनिट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो यानी कि एक बार में 90 रूम्स जो हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं ट्रक के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कोविड-19 के ट्रीटमेंट या जंग में आगे बढ़ने के लिए भारत के, और आईआईटी मद्रास ने ऐसा सहयोग करके बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। ओके, चलिए, तो दोस्तों हम लोग जो है काफी देख रहे हैं कि आईआईटीज हैं दिल्ली के, जो कि काफी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो इस बार जो है आईआईटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे किसी भी एग्जाम में। तो आप जो है मेरे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट जुलाई 2020 की जो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है, आप वहां से स्कैन करके देख सकते हैं। हमने हर रोज जो है हम लोग किसी ना किसी आईआईटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है। जैसे आईआईटी दिल्ली ने कोपाल 19 ऐप डेवलप किया, फिर हमने कल देखा कि आईआईटी दिल्ली ने जो है कोरोश्योर डेवलप किया, ठीक है, जो कि एक डायग्नोस्टिक किट है। फिर आईआईटी मद्रास ने एक नैनो कोटेड फिल्टर डेवलप किया है हेल्थ केयर के वर्कर्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। तो आप लोग जो है जरूर से जरूर मेरे वीडियोस को जो है जाकर मेरे प्लेलिस्ट पे जरूर देखें, जिससे कि आप लोगों को डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोज क्रिश्चियन ओसोका रपोंडा was appointed as the first women prime minister of which African country? So रोज क्रिश्चियन ओसोका रपोंडा को किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि गैबोन की जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। अब बाकी जो ऑप्शंस है मैंने इस पर एक पर्पस से दिया है क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ ये हाल में ही कुछ हुआ है। अब जरा नाइजीरिया की बात करें तो एक स्टडी के हिसाब से यह है कि नाइजीरिया जो है 2001 यानी कि 2100 तक, अभी हमारा क्या चल रहा है 2020, तो 2100 तक जो है जब ये आएगी सदी तो नाइजीरिया 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये अफ्रीका का लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, बी है आपका गाम्बिया। तो गाम्बिया इसलिए मैंने लिया है क्योंकि कल जो पीपीसीवी जो वैक्सीन हमने लॉन्च किया, यानी कौन सा न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि न्यूमोनिया के लिए दिया जाता है और जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने कल स्वदेशी तौर पे विकसित किया है और जिसको डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया है, तो उसने अपनी क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी में इंडिया को तो शामिल किया ही किया था सीरम इंस्टीट्यूट ने, और उसके अलावा गाम्बिया को भी शामिल किया है, इसलिए ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब सेनेगल की बात है तो कल हमने देखा कि सेनेगल जहां की जिसकी राजधानी डाकार है, तो डाकार में जो है यूथ ओलंपिक्स 2022 में होने वाले थे डाकार में, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी अध्यक्षता की थी वहां के प्रेसिडेंट आईओसी के थॉमस बाच ने, तो थॉमस बाच ने यह निर्णय लिया कि जो 2022 का यूथ ओलंपिक्स है उसे 2026 पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने ये 3 ऑप्शन यहां दिए हैं जिससे कि आप लोगों को रिवीजन भी होता रहे। अब यहां इतनी बात हो गई तो चलिए देख लेते हैं कि अगले स्लाइड में हमारे लिए इससे संबंधित जानकारी क्या है। तो पहले तो देख लेते हैं कंट्री और कैपिटल। तो नाइजीरिया की कैपिटल है आबुजा, करेंसी है नायरा और प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी। फिर गाम्बिया जो है उसकी राजधानी बांजुल है, करेंसी है गाम्बियन दलासी और प्रेसिडेंट है अडामा बैरो। सेनेगल की है कैपिटल डकार और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक और प्रेसिडेंट है मैकी सॉल। अब बात करें गैबोन की, तो गैबोन के जो प्रेसिडेंट हैं अली बोंगो, उन्होंने जब से सत्ता संभाली है 2009 से लेकर 2020 में अब तक वो 6 प्रधानमंत्रियों को बदल चुके हैं और अब रोज क्रिश्चियन ओसोका रपोंडा को नियुक्त किया है जो कि गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो है वो अली बोंगो की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थी और ये लिबरविले की पहली महिला भी थी। तो पहली महिला मेयर लिबरविले जो कि गैबोन की कैपिटल है, तो वो कौन थी? वो आपकी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है रोज क्रिश्चियन ओसोका रपोंडा, ये थी। और इन्होंने जो है जूलियन कोगे बेकेले को सक्सीड किया है। किसको? जूलियन कोगे बेकेले को सक्सीड किया है और यहां की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जैसे गैबोन की राजधानी हो गई गैबोन हो गया, जो आपका ये हो गया सेनेगल हो गया, ठीक है, जितने भी वेस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं तो यहां की करेंसी क्या है? फ्रैंक है। और इससे क्या निकल कर आता है कि जो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं मेजरली फ्रेंच कॉलोनीज थी किसी ना किसी जमाने में और वहां पे आज भी जो है फ्रैंक इस्तेमाल होता है क्योंकि फ्रैंक पहले यूरो से पहले फ्रांस की करेंसी थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे।
ये देखिए, सॉरी यहाँ पे मैप है, आपको दिखा देता हूं मैप के जरिए भी। तो ये रहा आपका नाइजीरिया, ये रहा आपका यहाँ पे छोटा सा देश है गाम्बिया, जो कि सबसे छोटा देश है किसमें, आपका पूरे मेन लैंड में। ये आपका गाम्बिया देख रहे हैं येलो सा, ठीक है। फिर अगर आपको गैबोन की बात करें तो गैबोन जो है यहीं पे कहीं आता है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी, ठीक है। ये रहा आपका गैबोन, तो इसकी राजधानी क्या है, लिब्रविल है गैबोन की। और हमने एक और क्या देखा था, हमने देखा सेनेगल। तो सेनेगल आपका ये रहा, ये देखिए, हाँ। तो ये जितने हैं वेस्ट अफ्रीकन नेशंस है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको याद रखना है, मैंने मैप के जरिए भी आपको समझा दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ प्रोब इनटू उराल स्ट्रीम्स टर्निंग ऑरेंज। सो किस देश ने यूराल धाराओं को नारंगी रंग में बदलने जाने को लेकर जांच शुरू की है। तो उराल माउंटेन्स जो है ये कहां है, तो ये आपके रशिया में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी यानी कि रूस है। और उराल माउंटेन्स की अगर बात करें तो उराल माउंटेन्स ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करते हैं यूरोप और एशिया के बीच में। मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां जो है हम लोग कंट्री कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, करेंसी यूक्रेनियन हिरनिया है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस शिमयाल। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, टेंगे इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट है कासिम जोमात टोकावेव और पीएम है अस्कर ममीन। मंगोलिया की राजधानी है उलन बाटार, प्रेसिडेंट है खल्तमागिन बतुल्गा और पीएम है उखनागिन खुरेलशुक, ठीक है। तो ये है आपके कंट्री और कैपिटल। रशिया के हैं प्रेसिडेंट कौन, तो आपके व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक बने रहेंगे, और करेंसी है रूबल, और कैपिटल क्या है, मॉस्को। तो चलिए जरा देखते हैं उराल माउंटेन्स को लेकर क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये रहा पूरा रशिया, ठीक है। तो आधा इतना रशिया जो है आपका यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, ठीक है। और ये रहा आपका उरल माउंटेन्स, यहां देख रहे हैं आप, ये उरल माउंटेन्स है। तो ये ऐसे पूरा जो है एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। तो यहां से आपका जो होता है यूरोप चालू होता है और यहां से आपका एशिया, ठीक है। तो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, ठीक है। आपका कौन सा नेचुरल बाउंड्री बनाता है, उरल माउंटेन्स, ये आपको याद रखना है। अब ये जो प्रोब है ये क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि एक ब्लॉगर ने जो है एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, और ये डाला, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ऑरेंज स्ट्रीम हो गई, वहां एक धारा बहती है उराल में, वो ऑरेंज हो गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक कॉपर सल्फाइड माइन था जो कि अब यूज नहीं हो रहा, तो वहां से जो है एसिड फ्लो हो रहा है, और इस नदी में एसिड फ्लो होने के कारण जो है इसका रंग क्या हो गया है, ऑरेंज हो गया है। और ये कहां पे है, ये आपका योविखा, ठीक है, योविखा प्रोविंस में आपका उराल माउंटेन्स में है, वहां पर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, नेम द 6 year old बॉय हु वाज नेम्ड ऑनररी वर्ल्ड चैंपियन बाय द वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। तो उस 6 वर्षीय लड़के का नाम बताइए जिसे विश्व मुक्केबाजी परिषद ने मानद विश्व चैंपियन से सम्मानित किया है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 साल के लड़के को ऑनररी वर्ल्ड चैंपियन जो है दिया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल द्वारा। अब ये कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि ब्रिजर वॉकर, और ये व्योमिंग यानी कि अमेरिका के व्योमिंग शहर के रहवासी हैं ब्रिजर वॉकर, और ये मात्र 6 साल के लड़के हैं। और क्यों इनको ऐसा ऑनररी वर्ल्ड चैंपियन दिया गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो है एक कुत्ता, जो ये इनकी छोटी बहन है, एक कुत्ता जो है इनकी बहन के पीछे पड़ा था, तो ये बीच में आके इन्होंने जो है कुत्ते से अपनी बहन को बचाया, जिसके चलते इनके चेहरे पे जो है काफी चोटें आई थी और 90 स्टिचेस लगे, कितने, 90 स्टिचेस। और उसके बाद भी इन्होंने मतलब कि सरवाइव किया, और इस बहादुरी को देखते हुए जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने इन्हें ऑनररी वर्ल्ड चैंपियन के खिताब से नवाजा है, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हान कुआंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। तो हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि ताइवान द्वारा। तो ताइवान ने जो है हान कुआंग जो है सैन्य अभ्यास चालू किया, और ये डायरेक्टेड किसकी तरफ था, ये डेफिनेटली डायरेक्टेड था चाइना की तरफ ही। तो हम उसकी इंट्रिकसीज में नहीं जाएंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ के कंट्री कैपिटल्स क्या है और ताइवान है कहां पे मैप में। तो ये देखिए, तो
जो कंट्री है थाईलैंड, मैं बाकी भी बताऊंगा, मैंने दो इसलिए लिया है कि इसका जो है मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है किसी भी वीडियोस में, बाकियों का मैंने डिस्कस किया है। सो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, करेंसी है थाई बाट और मोनार्क है यहाँ महा वजीरालोंगकॉर्न और पीएम है प्रयुत चन ओचा। और ताइवान की राजधानी है ताइपाई, न्यू ताइवान डॉलर करेंसी है और प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। कौन है? तो साई इंग वेन। ठीक है, रही बात मंगोलिया की तो ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। चाइना की राजधानी क्या है? आपकी है जो बीजिंग है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग। कौन है? तो जी जिनपिंग। और जो यहाँ की करेंसी है वो कौन सी है? तो सॉरी दोस्तों, सो चाइना की करेंसी जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और मैं देखूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स में सही बताया कि नहीं बताया, क्योंकि चाइना की करेंसी मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। अच्छा सॉरी, तो छठे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ताइवान कहाँ है। तो ये रहा आपका ताइवान, ये छोटा सा देश दिख रहा है चाइना के बगल में, तो ये रहा आपका ताइवान और इसको हम लोग बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र हु डाइड रिसेंटली। तो महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन है? ये करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि नीला सत्यनारायणन। कौन? तो नीला सत्यनारायणन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब फोटो में देख लेते हैं, तो ये रही इनकी फोटो, नीला सत्यनारायणन, और इन्होंने एक किताब लिखी वन फुल वन हाफ। ठीक है, इन्होंने इसमें दिखाया है, इस किताब में काफी ये किताब चर्चित रही थी। इस किताब में दिखाया है कि कैसे एक आईएएस की जिंदगी जो होती है, कैसे वो ड्यूटी और प्लस इनकी बेटी जो है, इनको डाउन सिंड्रोम था, इनकी बेटी छोटी सी थी, तो उनको संभालते हुए कैसे इन्होंने आईएएस की जो ड्यूटी है उसको निभाया। ठीक है, और ये जो है 2009 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी और ये 1972 बैच की जो है ये आईएएस ऑफिसर थी। तो इनका जो है कोविड-19 के चलते जो है कल 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में इनका निधन हो गया। ठीक है, किनका? तो नीला सत्यनारायणन का। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, तो वीएस रामा देवी, तो वीएस रामा देवी जो है ये 1990 में जो है टीएन सेशन से पहले ये भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। कौन? तो वीएस रामा देवी, टीएन सेशन से पहले थी। दूसरा है आपका के प्रीतिका याशिनी। तो के प्रीतिका याशिनी जो है ये तमिलनाडु की जो है पहले ट्रांसजेंडर थे जो कि पुलिस में ऑफिसर बने थे। कौन? तो के प्रीतिका याशिनी ये पहली ट्रांसजेंडर है जो कि तमिलनाडु पुलिस में ऑफिसर बनी थी। फिर संतोष यादव की बात करें तो ये पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार जिसपे चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? तो 8848 मीटर, और इसको इन्होंने संतोष यादव ने 2 बार चढ़ाई की और ये अपने आप ही में काबिले तारीफ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द इनिशिएटिव वेस्ट टू एनर्जी। तो किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए उत्तराखंड। किसने? तो ए उत्तराखंड ने निर्णय लिया है कि वेस्ट एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। कितनी? तो 5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इनके कैपिटल जो देख लेते हैं और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर देख लेते हैं इन चारों स्टेट्स के। तो यहां देखिए, तो 900 टन ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन उत्तराखंड एवरी डे। सो कितना टन? तो 900 टन वेस्ट जनरेट होता है उत्तराखंड में, जिसमें से 50% वेस्ट है वो ऑर्गेनिक है, और ये जो वेस्ट है ये 5 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और इसका जो एम क्या है कि क्योंकि उत्तराखंड जो है ये हिली रीजन है, क्योंकि 13 में से आप देख सकते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हिल एरिया है, तो यहां पे क्या है कि लैंडफिल्स के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, उत्तराखंड की सरकार ने, कि वेस्ट से हम लोग एनर्जी पैदा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और वेस्ट जो है डिस्पोजल भी सही तरीके से हो जाएगा। तो ये जो है काफी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली मूव है। और इसके अलावा जो है उत्तराखंड की सरकार ने अभी हाल ही में जो है पेट्रोलियम कोक के यानी पेट कोक के यूज को और फर्नेस ऑयल एज अ फ्यूल के यूज को मार्च 2024 तक जो है कंप्लीटली बैन करने का निर्णय लिया है। तो स्टेट से इनका यूसेज जो है खत्म हो जाएगा उत्तराखंड के स्टेट से। और बात करें मुख्यमंत्री की उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और जो इसकी कैपिटल है आपका जो है समर कैपिटल है आपका
गरसाइन, और जो विंटर कैपिटल है वो है आपका देहरादून। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। सिक्किम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद जो हैं यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। और मेघालय के हैं आपके कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री और तथागत रॉय जो है कौन है, गवर्नर हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको शिमला पता है, मेघालय की शिलोंग और सिक्किम की गैंगटॉक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि फॉर विच स्टेट डिड द यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन वर्जन ऑफ निष्ठा प्रोग्राम। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस राज्य के लिए निष्ठा कार्यक्रम का पहला ऑनलाइन संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किसके लिए? तो ये आंध्र प्रदेश के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए तो निष्ठा का मतलब क्या है, इट्स अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, और ये जो है एक नेशनल मिशन है जिसमें लर्निंग आउटकम्स को एलिमेंट्री लेवल पे इंप्रूव करने की बात कही गई है, और ये लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वर्ल्ड के अंदर, और ये 33 राज्यों और जो है आपका केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है। ठीक है, किसके अंदर? तो समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंडर। किसके अंदर? तो समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो समग्र शिक्षा के अंदर एक दीक्षा भी है और दूसरा आपका क्या है, निष्ठा। ये दोनों समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब हाल ही में यानी 2 दिन पहले ही एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक और पोर्टल लॉन्च किया था डिजिटल एजुकेशन को लेकर। तो क्या था? तो वो था आपका प्रज्ञता। क्या था? तो प्रज्ञता। तो आप जो है 14 जुलाई के वीडियो में देख सकते हैं उससे संबंधित जानकारी जितनी भी है। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि मुख्यमंत्री और गवर्नर। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, कैपिटल है यहाँ की अमरावती, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री लिफ्टेड मोस्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 2016, यानी 2005 से लेकर 2016 के बीच में किस देश ने सबसे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंडिया। कितना? तो ए, इंडिया जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, और इंडिया ने लगभग 270 मिलियन, कितना? तो 270 मिलियन जो है पीपल को गरीबी रेखा से बाहर निकाला पिछले 10 साल में। तो 2016 नहीं होगा बल्कि 2015 है। सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा, 2015। ठीक है, चलिए अब यहां देख लेते हैं कि ऐसा जो है किस स्टडी में कहा गया है और ये क्या न्यूज है। तो ऐसा जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है कहा गया है, जिसका जो इंडेक्स है वो कल यानी कि 16 जुलाई 2020 को यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन दोनों ने लॉन्च किया। तो 2020 ग्लोबल एमपीआई डाटा जो कि कल रिलीज हुआ था, और कौन रिलीज करता है इसको? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। आपको ये दोनों याद रखना है क्योंकि यूएनडीपी जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी 1990 से जो है पेश कर रहा है। ठीक है, और अब क्या है? ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो क्या ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नया कॉन्सेप्ट है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहला जो है ये पब्लिश हुआ था 2010 में। कब हुआ था? तो 2010 में। और इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है सबीना अल्कीरे और जेम्स फोस्टर, जो कि दोनों ही ओपीएचआई के प्रोफेसर हैं। और इन्होंने जो है एक मेथड दिया है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अल्कीरे फोस्टर मेथड। क्या है? अल्कीरे फोस्टर काउंटिंग मेथड। तो इसके जरिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब हमें पता है कि पॉवर्टी होता क्या है। पॉवर्टी यह होता है कि जब आपकी बेसिक मिनिमम नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जनरली होता क्या है इंडिया में, जैसे कैलोरी इंटेक, आप किसी अनाज से कितनी कैलोरी आपको मिलने वाली है, और उस कैलोरी को जो है हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट से कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर जो है अमाउंट देते हैं। जैसे कि लास्ट जो सचिन तेंदुलकर कमेटी थी, सॉरी सचिन बोल रहा हूं, सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, तो जो तेंदुलकर कमेटी बैठी थी पॉवर्टी पे, लास्ट उसने एस्टिमेट दिया था कि भारत में जो है
28 रुपीज पर डे जो है ये पॉवर्टी लाइन है, 28 और 32 रुपीज, ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन है। और वर्ल्ड बैंक डाटा के हिसाब से क्या है कि $1.25 ये पॉवर्टी लाइन है, जो कि बेयर मिनिमम नीड्स के लिए जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि ये क्या है कि एक इनकम मेजर है जो कि हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहां पे जो एमपीआई है ये क्या करता है कि और भी जो चीजें हैं जो लोगों को गरीब बनाती है या जिनका एक्सेस लोगों के पास नहीं है, उससे भी लोग गरीब बनते हैं, तो उस मेजर को भी, उन डायमेंशंस को भी जो है ये कवर करता है। तो इसलिए एमपीआई का फुल फॉर्म, एमपीआई का मतलब क्या हो गया? इट मेजर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पुअर पीपल लाइव्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ईच ईयर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सो कोविड-19 अगर अनएड्रेस रहता है तो 70 डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं ये 3 से 10 साल पीछे चले जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा इसका रिपोर्ट का कहना है कि लगभग 22% लोग जो हैं ये अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पीड़ित हैं, और प्लस 75 कंट्रीज जहां पे इसने स्टडी किया उसमें से 65 कंट्रीज क्या हैं जिन्होंने ग्लोबल एमपीआई वैल्यू को जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, और सबसे फास्टेस्ट रिड्यूस किया है सियरा लियोन ने 2013 से 17 के बीच में, जो कि क्या था? एबोला एपिडेमिक था। ठीक है, उस दौरान इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को काफी कम किया है, तो कोविड-19 के दौरान भी कम किया जा सकता है। ये हमारे लिए एक सीख है, एग्जाम्पल है सियरा लियोन। ओके, अगला जो है 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एमपीआई वैल्यू को जो है आधा कर दिया। ठीक है, यानी कि पॉवर्टी एकदम आधे से रिड्यूस कर दिया। तो इंडिया ने सबसे बड़ा रिडक्शन देखा, जैसा हमने देखा कितना, तो 273 मिलियन पीपल जो है पॉवर्टी से बाहर आ गए। ओके, ये थे आपके 2020 ग्लोबल एमपीआई डाटा के मुख्य हाइलाइट्स और उससे रिलेटेड जानकारी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले। अच्छा, ये रहा स्लाइड। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, 3 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और इसमें जो है 10 इंडिकेटर लिए हैं। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, चाइल्ड मॉर्टिलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। ठीक है, तो ये जो है 10 इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पे एमपीआई बनाया जाता है। ठीक है, जेम्स फोस्टर और सबीरा अलकिरे काउंटिंग मेथड को मिलाकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच डैम बाय पाकिस्तान हैज बीन अपोज्ड बाय इंडिया। तो पाकिस्तान द्वारा किस बांध का निर्माण भारत द्वारा विरोध किया गया है? सॉरी, पाकिस्तान के किस बांध को? ठीक है, तो भारत ने विरोध किया है ये। तो ये है इसका करेक्ट आंसर बी, यानी कि डायमर बाशा डैम। तो डायमर बाशा डैम, इसको जो है इंडिया ने अपोज किया है, जो कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में जो है इंडस रिवर पे बना रहा है। और पंचेश्वर डैम की अगर बात करें तो ये आपका नेपाल में काली रिवर पे, महाकाली रिवर पे बनाया गया है। बागलीहर चेनाब पे है और सवालकोट भी चेनाब पे है, और ये दोनों इंडिया बना रहा है ये डैम। ठीक है, अब यहां पे जरा डायमर बाशा को देख लेते हैं। तो डायमर बाशा की बात करें तो ये देखिए, ये रहा आपका पीओके एरिया, और यहां पे ये गिलगित बल्तिस्तान में इंडस नदी पे डायमर बाशा डैम है। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है भारत अपोज कर रहा है, क्योंकि कल यानी कि 15 जुलाई को, परसों को जो है पाकिस्तान के मुख्यमंत्री इमरान खान ने इस डैम का जो है उद्घाटन किया था, उसकी नींव रखी थी। ठीक है, और ये जब बन जाएगा तो इससे जो कुल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो कितनी होगी? 4500 मेगावाट, और ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा डैम होगा। और इसका ये किस पे है? रिवर इंडस पे, और ये चिलस जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है वहां बन रहा है। और इसको जो फंडिंग की है, इसको डेफिनेटली चाइना ने फंडिंग की है। कितना? तो ₹442 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ये। और इंडिया ने अपोज इसलिए किया है क्योंकि अगर ये डैम बनता है तो लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर के काफी रीजन जो है ये सबमर्ज हो जाएंगे, और इसको लेकर इंडिया ने काफी अपोजिशन जो है किया है। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी डिस्प्यूट उठता है रिवर्स को लेकर, वो जो है उससे संबंधित कौन सी ट्रीटी है? तो वो है आपकी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, जो कि वर्ल्ड बैंक जो है उसमें थर्ड पार्टी है। तो कौन? आपका इंडस वाटर डिस्प्यूट 1960 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल
coalition has proposed 15-minute city to deal with COVID-19 crisis. तो कोविड-19 संकट से निपटने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने 15 मिनट का शहर प्रस्तावित किया है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है C40। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? C40 बी करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे ये तो है ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज जो वर्ल्ड के रिचेस्ट हैं। ये है आपका G20 जो वर्ल्ड के इमर्जिंग इकोनॉमीज, टॉप 20 इमर्जिंग इकोनॉमीज प्लस डेवलप्ड कंट्रीज, उनका ग्रुप है फाइनेंस मिनिस्टर्स का। और ये जो मिंट है ये एक इंटरेस्टिंग जो है ब्रिक्स के ही तर्ज पे ये एक कंट्रीज, ये 4 कंट्रीज के नाम है। जैसे ब्रिक्स में है ना ब्राजील, आपका रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वैसे मिंट में भी 4 कंट्री हैं। ये कौन है आपके? मैक्सिको, इंडोनेशिया, आपका नाइजीरिया और आपका ये है टी से मैं नाम भूल रहा हूं एक्चुअल में, सॉरी दोस्तों। आपका मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है और टी से मैं नाम भूल रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं यहाँ पे, लेकिन मैं इसको पीडीएफ में जरूर डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ याद आ गया। तो आपका है मैक्सिको, आपका फिर इंडोनेशिया, नाइजीरिया और टर्की। सो ये 4 हैं। ओके, मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, टर्की। सॉरी दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो देखते हैं ये 15 मिनट सिटी इनिशिएटिव क्या है। 15 मिनट सिटी इनिशिएटिव जो है ये C40 सिटीज, जो कि एक इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ अर्बन लीडर्स का एक कोलिशन है, इसने चालू किया है। इसके अंतर्गत क्या है कि ये लोग जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे साइकिल जो है, बाइसिकलिंग या वॉकिंग किया जा सकेगा, और घर के पास ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जिससे कि साइकिलिंग और वॉकिंग करके कोई भी सामान जो है लाया जा सके। और ये जो है ये कोविड-19 के उपलक्ष्य में जो है एक जो C40 सिटीज का जो ग्रुप है इसने एक एजेंडा जो है बैठाया था जिसका नाम था मेयर्स एजेंडा फॉर ग्रीन एंड जस्ट रिकवरी। तो उसी के अंतर्गत ये इनिशिएटिव लिया गया है। क्या? तो 15 मिनट सिटी इनिशिएटिव। ठीक है, और इसके हिसाब से ये है कि जो 2050 तक इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कितना होगा? $24 ट्रिलियन, और लगभग क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा आ जाएगा उसके जरिए? 8 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे 2030 तक। तो किसका? 15 मिनट सिटी प्लान के अंतर्गत। अब C40 कोलिशन की बात करें तो इसमें 96 कंट्रीज जो हैं के लीडर या मेयर शामिल हैं। कितने? तो 96 सिटीज, सॉरी कंट्रीज बोल रहा हूं, 96 सिटीज के जो है मेयर इसमें शामिल है। और भारत की ओर से कौन कौन शहर है? बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, ये 5 शहर जो हैं इस C40 कोलिशन का हिस्सा हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, और मैं पीडीएफ भी दे दूंगा नीचे, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वैक्सीन हैज बीन फाउंड टू प्रोवाइड डबल डिफेंस अगेंस्ट कोरोना वायरस ड्यूरिंग ह्यूमन ट्रायल्स। तो मानव परीक्षणों के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ डबल रक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा टीका पाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि ChAdOx1N-CoV-19। सो ChAdOx1-CoV-19 जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको जो है डेवलप कर रहा है, और इसमें ट्रायल्स में पाया गया कि ये डबल डिफेंस प्रोवाइड करता है। अब ये जो वैक्सीन है, ये दोनों, ये चाइना की वैक्सीन है और ये जो है यूएस की मॉडर्ना डेवलप कर रही है। कौन? तो मॉडर्ना। ठीक है, अब देखते हैं जरा ये डबल डिफेंस है क्या। तो डबल डिफेंस की बात करें तो है क्या कि अब तक ये जताया जा रहा था कि अगर वैक्सीन डेवलप भी हो जाती है तो एंटीबॉडी जो उससे बनेंगे वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और फिर वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी कोविड-19 के केस में। लेकिन डबल डिफेंस का मतलब क्या है कि ये जो वैक्सीन है एक बार जब इसे दिया जाएगा तो ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करेगा और किलर टी सेल्स भी प्रोड्यूस करेगा। अब जब एंटीबॉडीज बन गए और किलर जो टी सेल्स हैं वो मर गए, टी सेल्स, तो क्या है कि इससे जो है पूरे ठीक होने की चांसेस दुगनी हो गई है। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है इसे डेवलप कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर इंस्टीट्यूट, सपोर्ट इसको यूके गवर्नमेंट कर रही है, और एस्ट्राजेनेका जो है ये इसको मार्केट और प्रोडक्शन इसका करेगी, और सीरम इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है जो भारत का है, पुणे में बेस्ड है, आधार पूनावाला जिसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बात करें कि इस वैक्सीन जो है ये बना कैसे है, तो जो चिंपैंजीज में कॉमन वायरस चिंपैंजीज में जो इन्फ्लुएंजा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो उसके वायरस का जो है वीकेंड फॉर्म लेकर और प्लस स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल लेकर जो है इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। क्या क्या? चिंपैंजीज से
जो वायरस जो है कॉमन कोल्ड से जो निकलता है उसका वीक फॉर्म और प्लस स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल लेके जो है कोरोना वायरस का, ये दोनों मिलाकर इस वैक्सीन को बनाया जा गया है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स शो आज का कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और डेफिनेटली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पसंद आए वीडियो तो जी जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड वेलकम बैक।